आदाब नाजरीन, मैं हूँ फरहान नज। आदाब नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। डीडी उर्दू की बेहद ख़ास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका तहे दिल से खैर मकदम। इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज़। नाजरीन, बदलते मौसम के साथ ही इंसानी जिस्म में भी तब्दीलियाँ होती हैं और किस्म किस्म के अमराज हम पर लाहिक हो जाते हैं। अक्सर हम देखते हैं और सुनते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के बुखार हो जाते हैं जिनसे कि हम दो चार होते हैं। एक ऐसा ही मर्ज़ है और बुखार है मलेरिया। मलेरिया जो कि एक पैरासाइट से मुतासिर मच्छर के काटने से होता है। ऐसा कहा जाता है कि कदीम ज़माने से मलेरिया जो है इंसानी ज़िंदगी में शामिल है। ऐसा भी कहा जाता था पहले ज़माने में, पहले के दौर में, कि ख़राब हवा की वजह से ये फैलता है। लेकिन जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की, इसकी असली वजूहात सामने आई। नाज़रीन, हम देखते हैं कि हर साल मलेरिया के जो मर्ज़ है, मलेरिया का मर्ज़ से मुतासिर जो लोग हैं, मरीज़ हैं, उनकी तादाद में लगातार बढ़ोतरी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर एक्सपर्ट्स की माने तो हुकूमत हिंद की जानिब से कई ऐसी मुहिम चलाई जा रही हैं जिनकी वजह से इस पर काफ़ी रोक लगी, इसकी रोकथाम और इसके बचाव के तरीके भी सामने आए हैं। तो नाजरीन, हम ये देखते हैं कि अक्सर गंदगी में या जो ज़्यादा गुर्बत के इलाके हैं वहाँ मलेरिया के मामला ज़्यादा ज़ाहिर है या सामने आते हैं। कहीं ना कहीं इस मर्ज़ को गंदगी से जोड़कर देखा जाता है। तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने ही घर में नहीं बल्कि अपने घर के बाहर भी आसपास के इलाकों में साफ़ सफाई का ख़ास ध्यान रखें और कहीं भी पानी जमा ना होने दें ताकि मच्छरों की तादाद में इजाफा ना हो। वाज़ेह हो कि 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है। इसका ये आलमी दिन है। ये दिन इसलिए मनाया जाता है ताकि इस मर्ज़ के तईन ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक पहुँचाई जाए और आप में बेदारी पैदा की जाए। तो आज हेलो डॉक्टर के इस ख़ास शुमारे में हम तस्करा करेंगे मलेरिया से ही जुड़ा, इसकी वजूहात को जानेंगे और कैसे इस पर रोक लगाई जा सकती है, क्या इसके बचाव हैं, सारे तरीक़ों के बारे में हम जानेंगे अपने एक्सपर्ट से जिनको हमने मदऊ किया है अपने स्टूडियो में। करवाएंगे आपका उनसे तारुफ। आगे बढ़ें, इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। जैसा कि मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि अगर आपके भी जहन में कोई सवाल है तो आप हमसे लाइव राब्ता कायम कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें कॉल कीजिए जो कि हमारे स्क्रीन पर दिखाया जाता है। तो नाज़रीन, चलिए आगे बढ़िए। इससे पहले नज़र डाल देते हैं इस खास रिपोर्ट पर। सेहतमंद जिंदगी हर इंसान की ख्वाहिश होती है, लेकिन तमाम एहतियात के बावजूद कुछ बीमारियां हमें घेर ही लेती हैं, खास तौर पर मौसम की तब्दीलियों के दौरान। ऐसी ही एक आम लेकिन खतरनाक बीमारी है मलेरिया, जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के काटने से फैलती है। जब ये मच्छर किसी ऐसे शख्स को काटता है जो मलेरिया से मुतासिर हो और फिर किसी दूसरे इंसान को काटता है तो बीमारी का पैरासाइट उस इंसान के खून में दाखिल हो जाता है। यह पैरासाइट पहले जिगर को और फिर रेड ब्लड सेल्स को मुतासिर करता है, जिसकी वजह से इंसान की तबीयत तेजी से बिगड़ती है। मलेरिया की अलामात आम तौर पर कुछ दिनों बाद सामने आती हैं, जिनमें बुखार, कपकपी, सर दर्द, उल्टी, दस्त, थकावट, बदन और जोड़ों का दर्द शामिल है। दुनिया भर में हर साल 350 से 500 मिलियन लोग इस बीमारी का शिकार होते हैं और करीब 3 मिलियन लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। ये तादाद मलेरिया की संगीनियत की गवाही देती है। अक्सर ये बीमारी उन इलाकों में फैलती है जहां सफाई का सही इंतजाम नहीं होता। इसलिए मलेरिया से बचाव के लिए ज़रूरी है कि अपने घर और आसपास सफाई रखें, पानी जमा न होने दें, कूलर का पानी वक्त पर बदलें, मच्छरदानी और मच्छर भगाने वाले स्प्रे का इस्तेमाल करें। नाज़रीन, हर साल 25 अप्रैल को मलेरिया का आलमी दिन मनाया जाता है ताकि इस बीमारी से बचने के लिए आगाही बढ़ाई जा सके और जानी नुकसान को कम किया जा सके। याद रखिए, एहतियात ही सबसे बेहतर इलाज है। जैसा कि हमने इस रिपोर्ट में भी देखा फरहान, की एहतियात ही सबसे बड़ा इलाज है। लेकिन कहीं ना कहीं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बेएहतियाती बरतते हैं, लापरवाहियां कर देते हैं। इसी वजह से कुछ अमराज हम पर लाहिक हो जाते हैं। उन्हीं में से एक मलेरिया भी है। अक्सर माहिरीन बताते हैं कि ये मर्ज़ इस तरह से जो बढ़ता है आगे, कहीं ना कहीं उसमें हमारी गलतियां भी होती हैं। उन गलतियों के चलते इस मर्ज़ को बढ़ावा मिलता है। मसलन कि हमारे कूलर में हमारा पानी रहता है, वो कई हफ्ते तक रहता है, उसे हम नहीं बदलते हैं। टायरों में आसपास जो टायर पुराने पड़े हैं उनमें पानी भरा हुआ है, या फिर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम
जहाँ पर पानी जमा होता है और हम देखते हैं उन्हें सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं तो ये मर्ज़ को बढ़ावा मिलता है और ये मर्ज़ हमारे माशरे में देखने को मिलता है। तो आज इस मर्ज़ पर बात करने के लिए, आपको बेदार करने के लिए जो एहतियाती तदाबीर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं इस मर्ज़ के तई, उसके बारे में बात करने के लिए जो माहिरीन हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, सबसे पहले आपका उनसे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वाईसी पोरवाल, जो कि प्रोफेसर हैं, कंसल्टेंट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अश्वनी कुमार, जो कि सीनियर फिजिशियन हैं, सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर घनश्याम पनगट्टे, जो कि डायरेक्टर प्रोफेसर हैं, यूनिट हेड हैं, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली में। तीनों एक्सपर्ट का बेहद खैर मकदम प्रोग्राम में हमारे हेलो डॉक्टर के। प्रोग्राम की शुरुआत में डॉक्टर पोरवाल आपसे करूंगा। अभी हम मलेरिया की बात हो रही है, यहाँ पर मलेरिया को लेकर बेदारी जो मुहिम है उसका ये हिस्सा है प्रोग्राम हमारा। हम बेदार करना चाहते हैं अपने जो अवाम है उनको। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो मलेरिया है, ये अगर पुराने वक्त की बात करें तो पुराने वक्त में ये मलेरिया क्या था, क्या इस पे तहकीक हो रही है, रिसर्च हो रही है, और मौजूदा दौर में हालात क्या हैं, आने वाला इसमें मुस्तकबिल क्या है, कि किस तरह से जो आने वाला वक्त है वो मलेरिया के हालात चांसेस हैं, क्या मलेरिया हम अपने मुल्क से बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, क्या हालात हैं डॉक्टर पोरवाल? देखिए, मलेरिया बहुत पुरानी बीमारी है और एग्जैक्टली इसका जो इवन कहते हैं कि ये जब इजिप्शियन ममीज़ हैं उन पे जब रिसर्च हुई तो मलेरिया के एंटीजन इवन उनमें से निकले कि मलेरिया इतनी पुरानी बीमारी है। और पहले ये सोचते थे कि ये ख़राब हवा की वजह से होता है, लेकिन जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की तो पता चला ये कीटाणु की वजह से होता है और एक वेक्टर इसको कैरी करता है। ये वेक्टर जो है वो एनोफिलिस वेक्टर है जो मॉस्क्यूटो है। और मलेरिया जो है हमारे देश में, हम कल वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाएगा 25 अप्रैल। ये बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आप सबका कि आपने इतना बढ़िया प्रोग्राम हमारे सारे दर्शकों के लिए, सबके लिए रखा ये। और वर्ल्ड मलेरिया डे में हमको ये प्रण लेना है हमारे देश में कि हम 2030 तक मलेरिया को ख़त्म करेंगे। और ये सारे लोगों के सहयोग से ही हो सकता है, केवल डॉक्टर या सफाई कर्मचारी इसको नहीं ख़त्म कर सकते हैं। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश से मलेरिया को 2027 से 2030 के बीच हम पूरा ख़त्म कर सकते हैं और हमें ख़त्म करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो काफ़ी हद तक इस पे कंट्रोल हुआ है और आगे भी कंट्रोल होगा इस पे, और हमारे देश में इसके इंसिडेंट्स अभी कम हुए हैं। ये बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर बोली है कि हमारे मुल्क से इसकी जो तादाद है मरीज़ों की, उसमें काफ़ी हद तक कम हुए हैं और आज आगे मुस्तकबिल में और कम होने के चांसेस हैं। डॉक्टर पोरवाल, आपने काफ़ी यहाँ पर चीज़ें बताई। एक चीज़ और ज़रा सा बताइए यहाँ पर कि ये जो मलेरिया है किसी भी इंसान को अपनी गिरफ्त में, जद में किस तरह से लेता है, कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं आम तौर पर जो देखने को मिलती हैं, उसके बाद ये मर्ज़ पनपने लगता है इंसानी जिस्म में? देखिए, पहले भी बताया कि मलेरिया एक प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कीटाणु है, वो मलेरिया का कारण होता है और उसको मच्छर कैरी करते हैं उस कीटाणु को। तो क्या होता है, अगर जैसे किसी पेशेंट को मलेरिया हो गया है तो जब वो वेक्टर जो है मॉस्क्यूटो उसको बाइट करता है, काटता है, तो वो कीटाणु अपने अंदर ले लेता है और फिर उस कीटाणु को वो ग्रो करके फिर जब दूसरे किसी व्यक्ति को काटता है तो वो उससे ट्रांसमिशन दूसरे व्यक्ति में होता है। तो ये कम्प्लीटली प्रिवेंटेबल चीज़ है। अगर आप मच्छरों का जन्म ना होने दे या मच्छरों से अगर आपकी बचाव हो जाता है तो ये ट्रांसमिशन जो है वो साइकिल रुक जाएगा। तो ये काफ़ी हद तक ये हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और ज़रा सा क्लियर कर दीजिए। जो आपने बात की कि ट्रांसमिट होता है, मुंतकिल होता है मर्ज़ एक इंसान से दूसरे इंसान के जिस्म में, तो इसके अलावा भी क्या कोई और चीज़ है जिससे ये मर्ज़ मुंतकिल होता है, ट्रांसमिट होता है दूसरे तरीके? ये खांसी, जुकाम, इन सब से बिल्कुल भी ट्रांसमिशन, इसका एक ही मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, थ्रू वेक्टर एनोफिलिस मॉस्क्यूटो। ओके, तो इस चीज़ को समझना चाहिए कि ये मर्ज़ तभी इसका ट्रांसमिशन होता है जब एक किसी बीमार इंसान को ये मच्छर काटता है और उसके बाद ये किसी
तंदुरुस्त इंसान को काटता है, इस तरह से ये मर्ज फैलता है। इस पर ध्यान देना चाहिए, समझना चाहिए और बहुत ज़्यादा इस पर बेदार रहना चाहिए। जी, जैसे कि डॉक्टर ने अभी बताया कि मलेरिया होता क्या है और कैसे हम इससे प्रिवेंशन कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। डॉक्टर अश्वनी, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो एक तरीके की सीजनल बीमारी समझ लें, क्योंकि इसी सीज़न में अक्सर चिकनगुनिया भी, मलेरिया भी या डेंगू भी होते हैं, बुखार वगैरह आते हैं और ये मर्ज भी हमारे चारों तरफ घेर लेते हैं, मतलब हमको एक तरीके से। तो कैसे हम पहचाने कि मलेरिया हुआ है और जल्द से जल्द पहचान करना भी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर अर्ली स्टेज पर या अर्ली सिम्टम्स पहचाने जाएं तो हमने ये सुना है कि इसका मुकम्मल इलाज है, आगे मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं। जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि ये जो तीनों बीमारियां हैं, ये तीनों बीमारियां मच्छर से फैल रही हैं। मच्छर से फैल रही हैं तो इनका एक पीरियड है हमारे देश में कि ये मई के लास्ट से शुरू होकर जून, जुलाई, अगस्त, अब थोड़ा सा सितंबर, अक्टूबर तक भी डेंगू के केसेज या इस तरह से मलेरिया के केसेज भी देखे जा रहे हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इसका बहुत ही सिंपल उपाय है, क्योंकि ये मल्टी स्टेप में हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। एक पहला तो प्रिवेंशन ये है कि मच्छर पैदा ना होने दें, उसके लिए हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको साफ़ रखें। जैसे घर का पानी है उसको साफ़ रखें, जो घर के बाहर पानी इकट्ठा हो रहा है उसको भी साफ़ रखें। तो इस स्टेज से क्या होगा कि मलेरिया का जब पॉपुलेशन मच्छरों का कम होगा तो मलेरिया के केसेज वैसे भी कम हो जाएंगे। अब इस स्टेज पे अगर कोई कमी रह गई तो दूसरा स्टेज आता है कि हमें इंडिविजुअल लेवल पे क्या करना है। इंडिविजुअल लेवल पे हमें ये करना है कि मच्छर से हमें अपना बचाव करना है। बचाव करने के भी तरीके ये हैं कि कुछ आप इंसेक्टिसाइड या तो मॉस्किटो जो नेट्स आती हैं उसको यूज करिए, चाहे मॉस्किटो बैट्स आती है उसको यूज करिए, क्रीम आती हैं उसको यूज करिए, या ये बहुत सारे जो कॉयल्स आती हैं, इस टाइप की जो भी आपके पास अवेलेबिलिटी है वो दूसरा स्टेप आता है, उनसे आप बचाव करिए। हाँ, आ रहा है तीसरे में आते हैं कि अब बुखार जो है तीनों को नॉर्मल आदमी के लिए डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल है, फिर भी मैं क्लू ये दे देता हूँ कि बाकी जो दोनों बीमारियां हैं वो समय के साथ अपने आप जो है सपोर्टिव ट्रीटमेंट से ठीक हो जाती हैं। लेकिन मलेरिया का बुखार ऐसा बुखार है जो बिना ट्रीटमेंट के ठीक नहीं होगा और इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जितनी जल्दी आप इसको डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे, जितनी ज़्यादा जल्दी आप दवाई स्टार्ट करेंगे, उतनी ही जल्दी ठीक होंगे और उतनी ही जल्दी आपके कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस कम होंगे जी। क्योंकि जैसे जैसे मलेरिया की डायग्नोसिस में आप डिले करेंगे वैसे वैसे मलेरिया का स्वरूप बढ़ता जाएगा। इवन आपके जो वाइटल्स आर्गन हैं, जैसे आपकी लीवर है, आपका किडनी है, वो जब ख़राब होने लगते हैं तो मरीज मल्टी आर्गन फेलियर में पहुंच जाता है। इवन जब मलेरिया फेल्सिपेरम है उसमें आपने डिले किया तो दिमाग में पहुंच के आपको बेहोश तक कर देता है जी। तो मलेरिया का डिफ्रेंशिएशन बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह के फीवर में क्या होता है मलेरिया में कि मलेरिया की जो फीवर होता है इसमें 2 स्टेज होती है, 2 या 3 स्टेज होती है। कोल्ड स्टेज होती है, हॉट स्टेज होती है, फिर एफर्वेसेंट स्टेज होती है जी। तो आपको बुखार आने से पहले थोड़ी ठंड लगती है, उसके बाद थोड़ी मरीज को गर्मी लगती है और जैसे बुखार ठीक होता है मरीज बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाता है, जबकि बाकी बुखार में ऐसा नहीं होता है और उसका एक डेफिनेट पैटर्न भी नहीं है कि वो 2 दिन पे आएगा, 1 दिन पे आएगा। मलेरिया क्या होता है कि एक बार ठीक हो गया तो आपको थोड़ा टाइम देता है जी। जबकि जो डेंगू का बुखार है, वो चिकनगुनिया का बुखार है, लगभग कंटिन्यूअस होते हैं, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। अब तीनों में डिफ्रेंशिएट कैसे करें? जैसे मान लीजिए शरीर पे चकत्ते पड़ रहे हैं या आपको सर दर्द बहुत है या आँख कोई चीज़ देख रहे हैं रोशनी में, उसके साथ बुखार है, तो ये लगभग आपको हिंट करता है कि ये बुखार आपका डेंगू का है। जैसे कि हमने मलेरिया में डिस्कस किया, उसमें पहले ठंड आता है, फिर बुखार आता है, फिर आपका जब क्योर हो जाएगा तो नॉर्मल हो जाएगा। इसमें नॉर्मल नहीं होगा, आपके पूरे शरीर में दर्द होगा, ब्रेकबोन फीवर बोलते हैं, जोड़ों में भी दर्द होगा। तीसरी चीज़ जो चिकनगुनिया थोड़ा कम है अभी भी, लेकिन फिर भी केसेज आते हैं। चिकनगुनिया में क्या होता है कि टिपिकली बुखार के साथ आपकी जो छोटे जोड़ हैं, जॉइंट्स हैं, उनमें मरीज को काफ़ी तादाद में दर्द होता है। जैसे हम डेंगू में क्या है, बड़े जोड़ में दर्द होता है, बोन में दर्द होता है। इसमें जो छोटे हाथ की जॉइंट्स हैं, इसको थोड़ा बारीकी से आप देखेंगे तो पहचान पाएंगे। थोड़ा आम आदमी के लिए डिफ़िकल्ट है, हम लोग प्रैक्टिस में करते हैं तो जनरली एबल होते हैं कि जनरल डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। इस तरह से हमारे कहने का मतलब ये है कि 2 बीमारियां तो उनकी अर्ली ट्रीटमेंट या सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है। जैसे मलेरिया अगर आपने अर्ली किसी हेल्थ केयर वर्कर के पास चले गए, जबकि गवर्नमेंट ने हर जगह फैसिलिटी दे रखी है,
जी। प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेके सेकेंडरी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से लेके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लेके टर्सरी केयर सेंटर तक हर जगह मलेरिया की डायग्नोसिस की, दवाओं की, छिड़काव की हर जगह व्यवस्था सरकार ने दे रखी है। जी। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको जितनी जल्दी से जल्दी हो जाए, मलेरिया को इरेडिकेशन के फेज में चले जाएं। जैसे 2027 से 30 का हमारा टारगेट है, उस बीच हम कोशिश करें कि इसको मलेरिया को अपने देश से लगभग पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं। पूरी तरह से लोगों को बेदार करने के लिए हमारी हुकूमत भी कोशिश कर रही है, लेकिन हमारा भी इस पर बहुत बड़ा फर्ज बनता है जो आवाम है कि पूरी तरह से इन चीज़ों को समझें और जो हमारे फ्राइज हैं पूरी तरीके से अंजाम दें। आपने डायग्नोसिस की बात की, यहाँ पर आपने अलामात पे बहुत ही तफसील से रोशनी डाली अभी अभी। अब मैं डॉक्टर घनश्याम आपकी तरफ आना चाहूँगा। यहाँ पर मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि जैसे कि अलामात महसूस हो गए हैं किसी एक्सपर्ट को या घर वालों को या कोई भी उन्हें देख सकता है, तो बात करते हैं डायग्नोज किस तरह से करा जाएगा। उसकी जो डायग्नोसिस के जो तरीके हैं, क्या कोई टेस्ट है, अल्ट्रासाउंड है, ब्लड टेस्ट है, या सिर्फ और सिर्फ अलामात सिम्टम्स के आधार पर आप लोग इलाज शुरू कर देते हैं? जी हाँ फरहान जी, बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है कि हमें मलेरिया कैसे डायग्नोज करना है। तो हमारे यहाँ अच्छे किट्स आ गए हैं। तो मलेरिया, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी आपको बताया कि मलेरिया के सिम्टम्स में ठंड, कपकपी लग के बुखार आता है। तो अगर इस तरह का आजकल सीज़न भी एक रहता है कि हमारा ये ट्रॉपिकल कंट्री है, तो प्री मानसून हमारे यहाँ मई जून में शुरू हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि 25 अप्रैल को जैसे हम मलेरिया डे मना रहे हैं तो हम प्रिपेयर हो रहे हैं। तो ये सिम्टम्स अराउंड मई जून के अराउंड मच्छर पनपने शुरू हो जाते हैं हमारे कंट्रीज़ में, नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा है। तो उस समय जैसे जब कोई भी बच्चा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, मलेरिया किसी को भी हो सकता है। तो मच्छर, जहाँ पर ज़्यादा मच्छर हैं, जहाँ मच्छर काटेंगे वहाँ मलेरिया या डेंगू इन्फेक्शन हो जाएगा। तो उसमें जिनको ठंड, कपकपी लग के बुखार आ रहा है, तो वो क्लासिकल सिम्टम्स है। जब आरबीसीज या रेड ब्लड सेल्स जब टूटते हैं तब ठंड, कपकपी लगती है। उसके बाद कुछ जो कीटाणु ब्लड में फैल जाते हैं तो उससे आपको बुखार आता है, फिर स्वेटिंग होती है। तो इस तरह के सिम्टम तो ये तो क्लासिकल है। बट जैसे कि आपने अभी वीडियो दिखाया था, मलेरिया दस्त के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है, मलेरिया में बेहोशी के साथ प्रेजेंट कर सकता है, मलेरिया में कोई सिर्फ उल्टियों के साथ प्रेजेंट कर सकता है। तो मलेरिया के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, बट ठंड, कपकपी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के अगर आपके सिम्टम्स हैं तो आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास जा सकते हैं या इमरजेंसी में जा सकते हैं। आजकल एक रैपिड कार्ड टेस्ट आता है मलेरिया का। इससे जो रैपिड टेस्ट है सर, मैं उस पर आपसे बात जारी रखूँगा। ज़रा एक कॉल ले लेते हैं, उसके बाद आपसे बात जारी रहेगी। हेलो हेलो जी हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आपका खैर मकदम, वेलकम। अपना सवाल पूछिए। सर, I just want to know, is there any vaccine against malaria? ओके डॉक्टर घनश्याम, आप ही से मैं ये सवाल, इसका जवाब लेना चाहूँगा। कैसे बताएंगे ये इस वैक्सीन के बारे में? बहुत अच्छे क्वेश्चन है और मैं कहूँगा कि ये हमारा क्वेश्चन इन्होंने ले लिया है तो अच्छा है, आप इसे बताएं। आई थिंक आपने रिसेंटली रिव्यू किया होगा। जैसे कि डॉक्टर पोरवाल ने बताया कि मलेरिया इजिप्शियन टाइम से, मतलब सदियों से मलेरिया का मच्छर और मलेरिया को हम कंट्रोल नहीं कर पाए। बट अच्छी चीज़ ये है कि रिसेंटली मलेरिया की वैक्सीन, 2 वैक्सीन अप्रूव हुई है, जिसके कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। देखा गया है कि जो नई वाली वैक्सीन है वो 2 डोज देने में 70-75% मलेरिया का इन्फेक्शन होने से रोक देती हैं या सिवियर मलेरिया होने से रोक देती है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि सिवियर मलेरिया में ब्रेन में सेरेब्रल मलेरिया हो सकता है। तो ये वैक्सीन अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं हुई है, क्योंकि जो मलेरिया देखा जा रहा है अभी इस समय, जो सबसे ज़्यादा मलेरिया हो रहा है, जो मोर्टेलिटी हो रही है, जो मृत्यु हो रही है, वो अफ्रीकन कंट्रीज़ में हो रही है, जो कि ज़्यादा उनके यहाँ हेल्थ व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है। तो 90% डेथ्स और मोर्टेलिटीज़ आर हैपनिंग इन अफ्रीकन कंट्रीज़। तो वहाँ पर ये वैक्सीन ने दिखाया कि, और देखा गया कि 80 से 90% बच्चे जो 5 साल से कम हैं उनको मलेरिया की डेथ होती है। तो ये वैक्सीन सब सहारन कंट्रीज़ में लगाई जा रही है। और जैसे कि केन्या की कंट्रीज़ में, बुर्किना फासो, ये 2-4 कंट्रीज़ में सस्ती वैक्सीन है, ऑक्सफोर्ड ने बनाई है इंग्लैंड में, और सिर्फ आई थिंक $1 या $2 की आती है। तो गवर्नमेंट सब फंड कर रही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फंड कर रही है। तो 75% इफेक्टिवनेस है और मोस्ट लाइकली अगले कुछ महीनों में ये भारत में भी आ जाए, क्योंकि डेथ ज़्यादा हो रही है बच्चों के ग्रुप में। तो ये पहले बच्चों में यूज़ की जाएगी, उसके बाद शायद इसे बड़ों में भी यूज़ करें। तो वैक्सीन आ गई है, आई थिंक R21 नाम है जो लेटेस्ट वैक्सीन जो अप्रूव हुई है, एंड इट्स वेरी इफेक्टिव वैक्सीन एंड वेरी गुड फॉर ऑल टू नो दैट कि हम शायद मलेरिया पे जीत हासिल कर सकते हैं अगले कुछ सालों में।
ये बहुत ही अच्छी बात बताई डॉक्टर घनश्याम ने कि आने वाला जो वक्त है उस पर पूरी तरीके से काबू हो जाएगा मलेरिया पर, और हम उम्मीद करते हैं जो इन्फॉर्मेशन आपने लेनी चाहिए वो आपको पूरी तरह से मिली है। फ़ोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। डॉक्टर साहब, रैपिड टेस्ट की बात कर रहे थे आप मलेरिया को लेकर। हाँ, ये तो थोड़ा सा रैपिड वो टेस्ट कंप्लीट कीजिए। हाँ, रैपिड टेस्ट आया है जो कि गवर्नमेंट ने और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव किया है। सिंपल सा टेस्ट है, कुछ ड्रॉप्स आप यहाँ से प्रिक करके ब्लड उससे भी कर सकते हैं, या कोई ब्लड आप यहाँ से लेते हैं, आपको विद इन 5 से 10 मिनट में वो लाइन दिखा देता है कि ये मलेरिया टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि फैल्सीपेरम मलेरिया और वाइवेक्स मलेरिया, ये 2 मलेरिया हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा प्रचलित है और इन्हीं का ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं इस समय। फैल्सीपेरम ज़्यादा घातक होता है, उसमें अगर आप टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं करोगे तो डेथ हो जाती है। वाइवेक्स थोड़ा सा माइल्डर फॉर्म है, तो आपको अगर फैल्सीपेरम मलेरिया का इन्फेक्शन हुआ है तो आपको फैल्सीपेरम मलेरिया में एक लाइन सी दिख जाएगी। कार्ड टेस्ट, छोटा सा कार्ड होता है, उसमें एक ब्लड की लाइंस आ जाती हैं रेड कलर की। अगर वाइवेक्स है तो आपको दूसरी लाइन दिखेगी, और अगर दोनों हैं तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको मच्छर ने काटा है जिससे कि दोनों के जो इन्फेक्शन है प्लाज्मोडियम, वो दोनों के दोनों इन्फेक्ट हो गए हैं, तो आपको 2 लाइन दिखेगी। और बहुत अच्छी बात है कि ट्रीटमेंट भी बहुत सिंपल बना दिया गया है, 3 दिन का ट्रीटमेंट है। अगर वो मुंह से ले सकता है तो ओरल थेरेपी है जो कि आपको इमरजेंसी में ही अवेलेबल होगी फ्री ऑफ कॉस्ट। अदरवाइज जो बहुत सिक होते हैं जो मुंह से नहीं ले सकते, उनको इंजेक्टेबल एंटी मलेरियल ड्रग देना चाहिए, उन्हें स्वास्थ्य व्यवस्था में जाना पड़ेगा और वहीं पर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। राइट, बहुत खूब। अच्छा डॉक्टर पोरवाल, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, अभी डॉक्टर घनश्याम ने बताया कि अफ्रीकन कंट्रीज़ में मलेरिया का जोर ज़्यादा है, तो अपने मुल्क के कुछ हिस्सों की अगर बात करें तो वो कौन से हिस्से हैं जिसमें ये मर्ज ज़्यादा पाया जाता है और किस सीज़न में ज़्यादा पनपता है? एक्चुअली मलेरिया के लिए आपका टेम्परेचर जो है 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड ये है, और मॉनसून का सीज़न जो है इनके लिए बेस्ट होता है। जो मॉस्क्यूटोज जो है, सबसे ज़्यादा जो है इनका जनरेशन जो है इसमें मॉनसून में होता है, और 60 डिग्री से 70 डिग्री ह्यूमिडिटी जो है इनके लिए सबसे फेवरेबल होती है। तो ये सीज़न जैसे ही अभी जून का ख़त्म हो गया, जैसे बारिश शुरू होगी तो ये इनके लिए सबसे फेवरेबल सीज़न होता है। 2 महीने करीब करीब बारिश रहती है और उसमें पानी भी हर जगह जमा होता है, और मॉस्क्यूटो की ब्रीडिंग भी सबसे ज़्यादा होती है, और लोग कूलर भी यूज़ करते हैं उस टाइम पे, और इसलिए। और कुछ हमारे कंट्री के पार्ट्स हैं जिसमें मलेरिया ज़्यादा होता है, जैसे झारखंड का एरिया जो है, या फिर हमारा उड़ीसा का, झारखंड, इवन कुछ पार्ट्स वेस्ट बंगाल के हैं, और इवन नॉर्थ ईस्ट का रीजन है जहाँ पे फैल्सीपेरम मलेरिया और वाइवेक्स दोनों ही हो सकते हैं। तो बाकी जहाँ पे थोड़ा डेजर्टेड एरिया है वहाँ पे कम होता है, बट उन एरियाज में ज़्यादा देखने को मिलता है। अच्छा, एक बात और डॉक्टर घनश्याम ने कही थी कि वैसे तो ट्रीटेबल है और रैपिड टेस्ट भी है, और 3 दिन के कोर्स में मलेरिया को मतलब काबू पाया जा सकता है, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस कब बढ़ते हैं, कब मतलब हम ताख़ीर करते हैं, देर से डॉक्टर के पास जाते हैं या इग्नोर करते हैं अपने डिजीज़ को? जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर अश्विनी ने बताया कि अगर आपकी मलेरिया की मूल मंत्र है जितनी जल्दी डायग्नोसिस हो जाए, जैसे ही आपकी डायग्नोसिस हो गई, आपका ट्रीटमेंट शुरू हो गया, आप पूरे क्योर हो जाएंगे जी। और कई बार क्या होता है कि आपका जैसे कुछ मलेरिया जैसे वाइवेक्स है वो आपके लीवर में रहता है, तो उसके लिए एक और थेरेपी हम लोग देते हैं, जैसे प्राइमाक्विन देते हैं या और भी दूसरी दवाइयाँ देते हैं, जिसमें कि वो आपका लीवर वाला फेज वो भी ख़त्म हो जाता है, नहीं तो कई बार रिकर भी कर जाता है। तो जब ये रिकर करता है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी कुछ दवाइयाँ हम देते हैं। अल्टीमेटली मूल मंत्र ये है कि मलेरिया इज़ टोटली ए क्योरेबल डिजीज़ जी। लेकिन अगर जब आप डायग्नोसिस आपकी डिले होती है या फिर आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, तो लीवर हो गया या किडनी हो गया या ब्रेन हो गया या कोई भी हार्ट भी हो गया, इवन ब्लड वेसल्स भी, आरबीसी भी रप्चर होते हैं, हीमोलिसिस हो जाती है, तो तरह तरह के कॉम्प्लिकेशंस मलेरिया के हो जाते हैं, इवन किडनी फेलियर हो जाता है। तो जब मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है तब उस पेशेंट की स्थिति काफ़ी गंभीर हो जाती है। तो ये हमको हर समय उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए और जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस करके इलाज कराना चाहिए। डॉक्टर पोरवाल ने अभी जिक्र किया है कि हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। एक बात तो बहुत अच्छी तरह से वाज़ेह हो गई है और इसे हम समझ गए हैं कि ये जो मर्ज़ है
ये मुंतकिल होता है एक इंसान से दूसरे इंसान की तरफ। जी बिल्कुल। तो ये एक इंसान से दूसरे में ट्रांसमिशन होता है इसका, तो इस तरह से ये फैलता है। अब बात करते हैं प्रिकॉशनरी स्टेप्स की, जो प्रिकॉशनरी स्टेप्स हैं, मेजर्स, मलेरिया की तो उन पर काफी बात हो करना गई, बहुत कैसे जरूरी, क्योंकि फैलता है, अलामात क्या पे बात हो गई, क्योंकि हमने सारी तफसील से सारे सिम्टम्स की बात कर ली, अलामात की बात कर ली। अब हम बात करेंगे डॉक्टर अश्वनी आपसे कि जो एहतियाती तदाबीर है, प्रिकॉशनरी स्टेप्स हैं या मेजर्स हैं, वो कौन से हैं जिसके घर में ये प्रॉब्लम हो रही है। कोई इंसान है उसके यहाँ ये मलेरिया की परेशानी हो रही है, अब जो घर के लोग हैं वो उसे छोड़ तो सकते नहीं है, उन्हें उसका तीमारदारी भी करनी है, उनका केयर भी करनी है, लेकिन अपना भी बचाव करना है। घर में बच्चे भी हैं, घर में बुजुर्ग भी हैं, या फिर ख्वातीन भी हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो बीमार हैं जिनकी पहले से इम्यूनिटी कमज़ोर है। अब उनके लिए किस तरह की स्टेप्स की यहाँ पर एडवाइस रहेगी आपकी? देखिए, जो मलेरिया है हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया, एक फैल्सिपेरम मलेरिया है, एक वाइवेक्स मलेरिया है। तो हमें क्यों डिफ्रेंशिएट करना है? इसलिए डिफ्रेंशिएट करना है कि जो फैल्सिपेरम का मलेरिया है वो आपको टाइम नहीं देता है, उसमें मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ओके, तो जितनी जल्दी तो आप मोर्टेलिटी होती है किस तरह से होती है? एकदम फीवर होता है, ऑर्गन्स खराब हो जाते हैं, कैसे होता है, थोड़ा सा ये बताएं। मोर्टेलिटी इसलिए होती है कि जो फैल्सिपेरम का मलेरिया होता है वो चारों तरफ शरीर में बहुत जल्दी रैपिडली ग्रो करता है। इवन वो ब्रेन में भी उसके अमाउंट काफ़ी ज़्यादा पहुंच जाते हैं। जो सेरिब्रल मलेरिया बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं कि इससे आपको होंगे जी। प्लस जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि मल्टी आर्गन फेलियर इस फैल्सिपेरम मलेरिया में बहुत जल्दी और बहुत सारे केसेज में मिलता है जी। इसलिए ज़रूरी है कि दोनों के बीच में अगर हम डिफ्रेंशिएट कर लें। दूसरी बात आई, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि वाइवेक्स में क्या है कि है तो स्लो प्रोग्रेसिव, लेकिन वो आपकी बॉडी में रह जाता है। अगर आपने शरीर में इलाज नहीं कराया ठीक से तो आपको फिर दोबारा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बार बार रिकर होते रहेंगे। इसीलिए डायग्नोसिस के साथ पूरा ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। अब हम आते हैं कि कैसे इसको प्रिवेंट करें। जी। तो प्रिवेंट करने का हमें चूँकि फॉर्चुनेट इसलिए हैं इस बीमारी में कि हमें बहुत सारे ऑप्शन ये देता है, बहुत सारे स्टेज पे देता है, जहाँ जहाँ हम चाहें। अगर कहीं भी एक स्टेज को भी हम इफेक्टिवली क्या है इसमें डॉक्टर? जी, हम उसी पे आते हैं। स्टेजेस की क्या जिक्र कर रहे हैं आप, थोड़ा सा तफसील से बताइए। उसी पे हम आते हैं जी। किसी भी एक स्टेज पे अगर हमने इफेक्टिवली 100% इफेक्ट के साथ काम कर लिया तो इस डिजीज को हम बिल्कुल रोक के हम इरेडिकेट भी कर पाएंगे। ओके। तो पहले शुरू करते हैं कि जैसे रेनी सीजन में है, तो रेनी सीजन में क्या है कि आप अपने घर का ख्याल रखते हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि घर में भी कौन सी जगह हैं जिनका ख्याल आप भूल जाते हैं। रखना ज़रूरी है जिनका ख्याल। अभी आपने कूलर का ध्यान दिलाया तो कूलर के जैसे मीडिया में आ गया, लेकिन सबसे जो छोटी छोटी जगहें हैं जहाँ पे आपका पानी ड्रेनेज सिस्टम है उसको हमेशा देखना है। प्लस बहुत सारी जो फ्रिज आती हैं, पहले फ्रिज के पीछे एक छोटा सा स्पेस होता है जिसमें पानी इकट्ठा होता है। जी, बिल्कुल। अगर आप उसको ध्यान नहीं देते हैं तो आपका पूरा परिवार भी मलेरिया की चपेट में आ सकता है, जो आपको कभी ध्यान जाता ही नहीं कि वहाँ भी पानी है। जी जी। तो रेगुलरली जितने भी स्पेस हैं उनको चेक करते रहना चाहिए। प्लस आप अपनी जिम्मेदारी के साथ साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक नहीं रखेंगे जी, घर में किस तरह से रखेंगे वो बताएं। देखिए, मलेरिया के मच्छर दो तरह के होते हैं। एक तो घर में छुपे रहते हैं जो रात में आपको काटते हैं जी। एक जो बाहर से आ रहे हैं वो भी काटते हैं आप। जी जी। तो आप अपना घर तो साफ रखें ही, आसपास का जो एरिया है उसको भी साफ रखें जी। जो सबसे बड़ी दिक्कत आजकल की ये आती है कि आजकल डिस्पोजेबल आर्टिकल्स काफ़ी बढ़ गए हैं। कोई भी पार्टी करता है, कुछ करता है, गिलास ले आता है डिस्पोजेबल, कहीं भी फेंक देता है जी। अब वो उसको भूल जाता है। और पूरे कॉलोनी के आसपास भी अगर इस तरह से छोटे छोटे गिलास जो आपने पार्टी की है, बोतल जो पार्टी की, बहुत अच्छी तरह से आपने ध्यान दिलाया इस तरह से, बहुत ज़रूरी था। जी। अगर इस तरह की चीज़ें जो आप ध्यान नहीं देते हैं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाता है आपको दोबारा इन्फेक्ट करने के लिए। तो आप अपने घर का ख्याल तो रखें, आसपास की जगह का भी ख्याल रखें, इसमें कोई बेशर्मी ना समझें, मतलब किसी का अपना शर्म ना समझें। इन चीज़ों पे भी चाहे अथॉरिटी का ध्यान दें, चाहे आप खुद भी उसको उठा के पानी को फेंक दीजिए, कुछ नहीं कर सकते तो किसी भी जगह पे जो इकट्ठा है किसी बॉटल में, पानी को तो फेंक सकते हैं हम। तो इस तरह से अगर हम सोशल अवेयरनेस थोड़ा क्रिएट करें कि किसी भी जगह पे पानी को इकट्ठा नहीं होने देना है तो ये बहुत ही इफेक्टिव फर्स्ट स्टेज पे ही मेजर हो सकता है जी। बाकी हमने इंसेक्टिसाइडल स्प्रे भी काफ़ी किए थे, उन्हें मॉडिफाई भी किए थे जी। लेकिन इंसेक्टिसाइडल स्प्रे के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं, वो हमारे शरीर में भी जाएंगे, मच्छर के साथ तो जाएंगे लेकिन हमारे शरीर में भी जाते जी। तो सबसे बेटर जो डॉक्टर साहब आपने यहाँ पर स्प्रे की बात की, मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा। मैं जानना चाहता हूँ, कुछ लोग जैसे कुछ
यूज़ कर लेते हैं जी जी घर में, जिससे मच्छर को भगाने के लिए, अपने को प्रिवेंट करने के लिए, उस पर मैं आपसे ज़रा सा जानना चाहूँगा। लेकिन कॉल ले लेता हूँ यहाँ पर एक। जी 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 हेलो हेलो हेलो, आपको आवाज़ मिल रही है हमारी? हेलो। जी हाँ सर। जी जी जी, हेलो डॉक्टर, प्रोग्राम में आपका वेलकम, खैर मकदम। बताइए अपना सवाल, किस तरह का सवाल करना चाहेंगे? सर आप सबको गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल बताइए मैडम। सर हमें ये पूछना है कि हम अपने घर में पूरी साफ सफाई रखते हैं, मॉस्किटो कॉइल भी बदल बदल के जला कर देखते, पर हमारे घर में फिर भी बहुत मच्छर हैं जो नहीं दूर होते हैं, बहुत काटते हैं, और दवाई भी स्प्रे करते हैं मॉस्किटो रिपेलेंट वाली, पर तब भी हमारे घर के मच्छर नहीं भागते हैं। तो प्लीज मच्छर दूर करने का कोई अच्छा उपाय बताइए, या कोई दवाई और कोई नई बताइए स्प्रे करने की, या कुछ प्लीज। जी जी डॉक्टर अश्वनी, मैं आपकी तरफ आऊंगा, यही आप से मैं बात कर भी रहा था। हाउस होल्ड जी 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 डॉक्टर, हर हाउस होल्ड की बड़ा मतलब प्रैक्टिकल और कॉमन प्रॉब्लम है कि हम इंसेक्टिसाइड भी यूज कर रहे हैं, स्प्रे भी यूज कर रहे हैं, कॉइल भी यूज कर रहे हैं, फिर भी मच्छर नहीं जा रहे हैं। जी जी जी। अब यहाँ पे रोल आता है मैकेनिकल मेथड का। जी। जैसे मार्केट में बहुत सारे अच्छे आपको वो भी मिलते हैं, बैट मिलते हैं। जी। आप मच्छर को अगर वो नहीं मार पा रहे रेजिस्टेंस की वजह से, तो होता कि आपको प्रिकॉशन क्या करना है कि जैसे ही आप कॉइल स्टार्ट करेंगे तो मच्छर क्या होता है, सेमी कॉन्शियस स्टेज में आ जाता है, वहाँ से हिलता नहीं है। तो जिस स्टेज में, अर्ली स्टेज में आप उसके साथ अपना बैट रखिए, अर्ली स्टेज में वो मूवमेंट करता है। तो उस स्टेज का फ़ायदा उठा के वो तेज़ी मूवमेंट भी नहीं करेगा। तो इस समय जब तक आप मैकेनिकल क्लीन नहीं करेंगे उसका, तो घर में रहेगा ही। तो दोनों को कंबाइंड जितना मेथड आप यूज करेंगे उतना ही बेटर रहेगा। ये यहाँ पर डॉक्टर अश्वनी ने बहुत मैं ऐड करना चाहता हूँ, कई देखे आप देखा होगा कई बार खिड़कियों में है ना, जालियों जब से आपने लगाई हुई है या फिर दरवाजा है, वो छोटे छोटे गैप रह जाते हैं। जी जी, बहुत अच्छी तरफ वो गैप से ही कई बार मच्छरों को तो बहुत मिलीमीटर की स्पेस चाहिए होती है एंट्री करने के लिए, आप वो गैप बंद करिए। जी आप देखा होगा खिड़कियों में छोटा सा गैप रह जा रहा है, कोने में, नीचे, ऊपर, कहीं पर भी। ये छोटी छोटी चीजें हैं डॉक्टर पुरवाल, लेकिन आपने बहुत अच्छे से, डॉक्टर अश्वनी ने और डॉक्टर पुरवाल ने यहाँ पर बताया। इनका ध्यान रखिए, ये भी मच्छरों के पनपने का एक वजह बनती है, इसका ध्यान रखिए। और फोन करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। डॉक्टर घनश्याम, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, आपने अभी जिक्र किया था अपने जवाब में कि बच्चों को भी बहुत जल्दी जो मलेरिया है मर्ज वो गिरफ्त में ले लेता है, तो क्यों, क्या इम्यूनिटी कमज़ोर है इसी वजह से? चाहे हम बुज़ुर्गों की भी उसमें बात करें या ख़वातीन की भी। बिल्कुल समरीन जी, आपने बहुत ही अप्रोप्रिएट क्वेश्चन कहा है। बट जैसे कि मच्छर और ये जो मलेरिया है, ये बड़े बूढ़े और इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं करता है। मच्छर को जहाँ ब्लड मिलेगा, खासकर ये एनाफिलिस फीमेल मॉस्किटो ही ब्लड सक करती है, उसको ब्लड चाहिए होता है अपनी नेक्स्ट प्रोजनी के लिए, अगले जनरेशन के लिए, तो वो ज़रूरी है। तो वो बच्चे को काटना और इजी है, बिकॉज बच्चा अपने को मच्छर हटा भी नहीं सकता है। और बच्चों में जैसे कि बच्चा सिम्टम्स भी नहीं बता सकता है, मुझे ठंड कब कभी लग रही है, सारी लग रही है, और बच्चा अभी छोटा है तो उसको सडनली जैसे जब मलेरिया होता है तो जैसे ब्लड में फैल जाता है, आरबीसीज में फैल गया, उसके बाद मलेरिया, ये जो फैल्सिपिरम मलेरिया है, वो जो कैपिलरीज होती हैं, धमनियाँ होती हैं हमारी छोटी छोटी, उसके अंदर फंस जाता है। बहुत इसमें चिपचिपा टाइप में यू कैन से कि इस तरह का ये पैरासाइट्स है, तो कैपिलरीज को ब्लॉक कर देता है। तो हमारी सारे ऑर्गन्स में, सारे जैसे लीवर है हमारा, किडनी है, ब्रेन है, वो कैपिलरीज में ब्लॉक करके उसको डिस्फंक्शन और मल्टी ऑर्गन फेलियर में कर देता है। तो जो बच्चा है उसके पास बहुत कम शरीर में ब्लड है कि वो उसको कंपनसेट कर पाए। तो वही चीज़ अगर एडल्ट में हो, जो कि बड़ा है, वो झेल सकता है, बच्चों में उतना झेलने की शक्ति कम होती है। तो इसीलिए थोड़ा सा दस्त होता है तो बच्चा बहुत बीमार हो जाता है कि डेथ भी हो सकती है। जबकि बड़े लोगों को 1-2 लीटर भी डायरिया हो जाए तो दे कैन सर्वाइव। तो वो भी कारण है, इम्यूनिटी का डायरेक्ट नहीं है, बट बच्चों के टेस्टिंग और बच्चे मच्छर नहीं भगा पाते, मल्टीपल रीजंस है, मल्टीपल रीजंस है। इस पर हम बात जारी रखेंगे। एक कॉलर जुड़ रहे हैं डॉक्टर साहब। जी जी, हेलो हेलो जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? हाँ जी जी, आपका खैर मकदम है हमारे शो पर, अपना सवाल पूछिए। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ जी।
मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी जी बताइए। मेरा नाम जितेंद्र है। हम्म। मैं एक हफ्ता पहले मुझे मच्छर ने काटा था, तो मेरी पूरी बॉडी लाल लाल हो गई थी, लाल। तो मतलब क्या मलेरिया था, हो सकता है, क्या हो सकता है? तो 3 दिन तक लाल रही, उसके बाद अपना ठीक हो गया। अच्छा, तो मलेरिया तो नहीं हुआ। डॉक्टर अश्वनी आप कुछ? उसी पे बड़ा आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। मैं इसी पे आने वाला था कि अब मच्छर हैं तो सबसे होता क्या है कि गर्मियों के मौसम में होते हैं, तो आदमी क्या प्रेफर करता है कि कपड़े कम पहने। सबसे ज़्यादा मिस्टेक वही है कि कपड़े जैसे जैसे कम पहनेंगे वैसे वैसे हमारा बॉडी पार्ट ज़्यादा एक्सपोज होता रहता है। तो इसमें सावधानी ये रखनी है कि कपड़े आप पूरे पहने लेकिन हल्के पहने, कि जिसमें ज़्यादा गर्मी ना हो। कम ना पहने, हल्के पहने, वो सबसे बढ़िया बचाव है। और आपकी जो परेशानी है कि उस पर लाल लाल निशान आ गए हैं, लेकिन अगर आपको बुखार नहीं है तो आपको 1 हफ्ते के अंदर अगर मलेरिया होगा तो बुखार आएगा। लाल वाली परेशानी से आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है अभी। तो आप उसको बहुत ज़्यादा इसमें परेशान नहीं होना है। आप कोशिश करिए कि कपड़े जो है ढीले पहनिए, लाइट पहनिए, पूरे पहनिए। और कभी भी बाहर निकल रहे हैं घर के तो बच्चों को भी पूरे कपड़े जितने पहना सकते हैं। अब गर्मी है तो बच्चों को ऐसा पहनाइए कि जो कम गर्म करें और कॉटन हो और थिन हो, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे मैं प्रैक्टिकली शाम को जब वॉक करने जाता हूँ तो नीचे का कपड़ा जरूर पहनता हूँ। नीचे कपड़ा आप हमेशा याद रखिए, जब भी बाहर जा रहे हैं तो पूरे के पूरे ढके होने चाहिए, क्योंकि मच्छर जो है वो भी ज़्यादा तो कोशिश करते हैं कि किसी घास फूस में रहते हैं पैरों में तो सबसे ज़्यादा पैरों में उनको आसान रहता है वहाँ तक पहुँचना। ऊपर पहुँचना तो तब भी मुश्किल होता है। तो सुबह भले मैं वॉक करता हूँ तो हाफ पहन लेता हूँ, शाम को हमेशा फुल कपड़े पहन के जाएं आप वॉक करने। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर अश्वनी ने काफ़ी अच्छी सलाह आपको दी है, हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे फॉलो करेंगे। शुक्रिया। डॉक्टर घनश्याम आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात मुकम्मल कर या एक ये कॉलर के बारे में, जैसे इन्होंने बोला मच्छर ने काटा, तो सारे जो मच्छर हैं वो मलेरिया नहीं फैलाते, क्योंकि अगर उसके अंदर पहले से कीटाणु नहीं है, अगर उसके अंदर पहले से प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम नहीं है तो वो मलेरिया नहीं करेगा। डॉक्टर अश्विनी ने बताया जैसे कि कुछ टाइम लेता है इंक्यूबेशन पीरियड, तो 10 से 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अगर 10 से 14 दिन में आपको ठंड कपकपी लग के बुखार आता है या आपको बेहोशी छा रही है, आपको बहुत उल्टियाँ हो रही, दस्त हो रही, तो हो सकता है वो मलेरिया आपको हो। अदरवाइज यू हैव टू वेट फॉर द 10 days 15 days। बट मलेरिया इतना कॉमन नहीं है इस समय दिल्ली में। थोड़ा सा आपको यहाँ मैं रोकूंगा क्योंकि वक्त हमारा बिल्कुल लास्ट में पहुँच चुका है। एक चीज़ ये बताइए ज़रा सा, आपने काटने की बात यहाँ पर की, मलेरिया के जो मच्छर हैं उनके काटने का कुछ वक्त होता है ज़्यादातर, के सुबह में ज़्यादा काट रहे हैं, शाम में ज़्यादा काट रहे हैं, या कुछ थोड़ा सा उसके बताएं ज़रा सा। मलेरिया का जो एनाफिलिस मॉस्किटो है, ये फीमेल मॉस्किटो काटती है, रात को ज़्यादा काटती है, दे आर मोर बाइटर्स इन द नाइट। तो रात को काटती है तो सबसे अच्छा ये रहेगा कि रात को मच्छरदानी लगा के सोएं अगर आपके यहाँ मच्छर है। लेकिन दिन में भी काट सकता है कोई, दिन में भी काट सकता है, बट थोड़ा सा दिन वाले मच्छर, हमारे पास पहले ही डेंगू वाले मच्छर है जो कि एडिस मॉस्किटो है, राइट, बट थोड़ा सा मलेरिया के मच्छर रात को ज़्यादा काटते हैं। डॉक्टर अश्वनी बिल्कुल लास्ट में हम पहुंच चुके हैं, थोड़ा सा बस अब ट्रीटमेंट का जो तरीका है उस पर सही से रोशनी डाल दीजिए और फिर आपसे मैसेज लेंगे क्योंकि प्रोग्राम बिल्कुल लास्ट में पहुंच चुका है। जैसे ट्रीटमेंट का हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी सिंप्लीफाइड और काफ़ी एडिक्वेट मात्रा में दवाएँ हैं। पहले जितने स्टेप्स के कॉम्प्लिकेटेड थे उसको एकदम सिंप्लीफाई कर दिया जी। एक दवाई लेना है, सुबह शाम लेना है, सिर्फ 3 दिन लेना है, आपको बिल्कुल ही वो क्योर कर देती है। ज़रूरत यह है कि जल्दी से जल्दी आप डॉक्टर की सलाह लें, डायग्नोस हो जाए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, कोई परेशानी की दिक्कत नहीं है। कोई परेशानी की दिक्कत नहीं है। डॉक्टर अश्वनी का कहना यह है कि बहुत हालात जो हैं सुधर चुके हैं और आगे और भी उम्मीदें बहुत बेहतर हैं। बस शर्त क्या है कि आपको समझना है कि क्या एहतियाती तदाबीर है, क्या इलाज का तरीक़ा है, या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मलेरिया से बचा सकती हैं। यहाँ पर ये प्रोग्राम बिल्कुल लास्ट में पहुँच गया है। मैं गुजारिश करूँगा तीनों ही एक्सपर्ट्स से कि आप अपने कुछ पैगाम दीजिए, मैसेजेस दीजिए, बताइए क्या पैगाम देना चाहेंगे। डॉक्टर घनश्याम आपसे शुरू करता हूँ मैं। बिल्कुल, जैसे कि हमने मलेरिया पे अभी से हमें प्रिवेंशन करना है सबसे पहले, क्योंकि मलेरिया भी मच्छर आने अपना शुरू हुआ है। तो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना है। तो कहीं भी पानी जमा हो रहा है, अगर जमा है पहले से, तो आप वहाँ टेमीफोस का वो आते हैं, दाने आते हैं, फ्री सप्लाई में है, वहाँ से आप डाल सकते हैं, केरोसिन डाल सकते हैं।
और मच्छरदानी का यूज़ करें रात को अगर आपके घर में ज़्यादा मच्छर हैं, और अगर आपके पास सारे दरवाज़ों में जालियाँ लगा के रखें। अगर आपको मलेरिया के सिम्टम्स होते हैं तो बिल्कुल जल्दी से जल्दी अपने पास के स्वास्थ्य सेवा केंद्र में जाएं, मलेरिया का कार्ड टेस्ट करें। अगर वो पॉजिटिव आता है तो मलेरिया का किट लेके ट्रीटमेंट करवाएं, और आपको मलेरिया से आपको कोई भी हानि नहीं होगी। अगर आप जागरूक हैं तो कोई भी परेशानी नहीं होगी। डॉक्टर अश्वनी ने बहुत अच्छे से यहाँ चीज़ें बताई हैं, सभी एक्सपर्ट्स ने बहुत अच्छे से बताई हैं, लेकिन डॉक्टर अश्वनी ने यहाँ पर अलामात पे बात की, डॉक्टर अश्वनी ने ट्रीटमेंट पे बात की। अब मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक तो ज़रा सा ये पैगाम अपना दें, उसमें भी ऐड करें कि कौन सी ऐसी अलामात है पेशेंट की जिसके बाद घर पर नहीं रुकना है, फ़ौरन हॉस्पिटल जाना है और एडमिट होना ही होना है। देखिए, इस बुखार में जैसा कि हम बताया कि फैलसिपेरम डेंजरस होता है। कभी भी अगर आपको सुस्ती ज़्यादा लगे या आपका जो मरीज़ है आपको लगे खुद आपकी बात करने में लड़खड़ाहट हो रही है, नींद ज़्यादा आ रही है, पेशाब कम आ रहा है, इस हालात में आपको घर पे नहीं रुकना है। जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल है जल्दी से जल्दी वहाँ पे आपको जाना है। ब्लड प्रेशर का भी कुछ ताल्लुक है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ब्लड प्रेशर, सारे आर्गन जब इफेक्ट होंगे, वही मैं कह रहा हूँ, आपको ब्लड प्रेशर ऐसे तो पता नहीं चलेगा, आपको सुस्ती आएगी, नींद ज़्यादा लो की तरफ जाता है या हाई की तरफ जाता है? नहीं, इसमें लो की तरफ जाएगा, हाई की तरफ नहीं जाता है। तो आपको वही सुस्ती लगेगी, आपको उठने का मन नहीं करेगा। अलार्मिंग साइन माने जा सकते हैं इनको। पीलिया भी हो सकता है। ओके ओके, डॉक्टर पोरवाल, अब आप ही से मैं यहाँ गुजारिश करूँगा, आप किस तरह से पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये बस कहना चाहता हूँ, मलेरिया इज़ टोटली प्रिवेंटेबल, टोटली ट्रीटेबल एंड टोटली क्यूरेबल। प्रिवेंट कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं और क्योर कर सकते हैं, और ये हमारे हाथ में है, और इसको हमको सबको ध्यान देना, इस पे ध्यान देना। डॉक्टर अश्वनी क्या कहना चाहते हैं? जहाँ तक पैगाम ये है, प्रैक्टिकल मेरा ये है कि जितने कम से कम हो डिस्पोजेबल का प्रयोग करें जी। ज़्यादा से ज़्यादा आप उन चीज़ों का प्रयोग करें जिनको आप अपने कप्स लेके जाएं, या इवन मैं तो कहूँगा, मैं उत्तराखंड गया था तो अपने चाय पीने वाला कप भी लेके गया था, मैंने वो भी थ्रो नहीं किया। तो आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, बिल्कुल ठीक हो सकता है। अगर पब्लिक में अवेयरनेस हो जाए तो बिल्कुल हम मलेरिया के सारी जितनी वेक्टर वार्ड डिजीज सबको ठीक कर लेंगे। नाजरीन, यहाँ पर देखा जा रहा है कि हमारी हुकूमत हमें पूरी तरह से बेदार करने के लिए तरह तरह की मुहिम चला रही है। हमारे माहिरीन, हमारे एक्सपर्ट्स पूरी तरह से हर प्लेटफॉर्म पे जाके हमें समझा रहे हैं। अब हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि जो छोटी और बड़ी बातें हमें माहिरीन बता रहे हैं उन्हें समझिए और उन पर अमल कीजिए। इसलिए आज मैं तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रगुजार हूँ। आप आए प्रोग्राम में, पूरी टीम की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। जैसे कि तीनों ही एक्सपर्ट्स ने, फरहान कहा, एक ही राय पर इन्होंने इत्तेफाक भी ये रखते हैं कि ये प्रिवेंटेबल है, ट्रीटेबल है, क्यूरेबल भी है। बस छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही एक्सपर्ट का। तो नाजरीन, आज का ये जो हमारा स्पेशल एपिसोड था आपको पसंद आया होगा और आप इससे फैज़याब भी होंगे। जो हमने जानकारी आपको यहाँ मुहैया करवाई है अपने एक्सपर्ट्स के ज़रिए, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। और हमेशा की तरह जैसे मैं आपको कहती हूँ कि अगर आपके भी जहन में कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hello.ddurdu@gmail.com। इसके साथ ही आप हमारा ये प्रोग्राम डीडी उर्दू के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। तो फरहान, हम अपने अगले मौजू का यानी टॉपिक का भी जिक्र किए देते हैं। हेलो डॉक्टर का अगला मौजू क्या रहना होगा हमारा? तो नाज़रीन, अगले हफ्ते हम आपके लिए लेकर आएंगे अस्थमा से जुड़ी हुई बातें। अस्थमा जो कि आजकल बहुत ज्यादा फरहान फैल रहा है, बच्चों में भी देखा जा रहा है, बड़ों में भी देखा जा रहा है, और बहुत इस पे समझने की जरूरत है। इसके बारे में जानकारी हासिल कीजिए, जरूर कीजिए। हमारी गुजारिश है, हेलो डॉक्टर की पूरी टीम की तरफ से मैं गुजारिश करता हूं, समरीन के साथ मिलकर यहाँ पर ये प्रोग्राम आप ज़रूर देखिए, क्योंकि समझिए अस्थमा क्या है, उसका इलाज क्या है, उसकी रोकथाम क्या है और किस तरह से इसको पूरी तरह से मैनेज किया जा सकता है। जदीद दौर में ये बढ़ता ही जा रहा है और कहीं ना कहीं माहौल का यानी माहौलियात का भी इस पर काफ़ी इसका असर पड़ रहा है लोगों पर। तो आलूदगी बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल। तो इस मौजू से जुड़ी हुई तमाम जानकारी हम अपने एक्सपर्ट से हासिल करेंगे और अगले हफ्ते आप हमारे इस प्रोग्राम का इंतज़ार कीजिएगा। हम आपसे जल्द मिलेंगे। तो चलते चलते टिप्स ऑफ द वीक के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। रखिए अपना और अपनों का खास ख्याल और हमें दीजिए इजाजत। आदाब। शाम के वक्त पूरे जिस्म को ढांपने वाले कपड़े पहने, खुले पानी को जमा न होने दें, पानी के बर्तन ढांप कर रखें, दरवाजों और खिड़कियों पर जाल लगवाएं, घर के आसपास सफाई का खास ख्याल रखें, झाड़ियों और घास को वक्तन फवक्तन साफ करें, बुखार की सूरत में फौरन डॉक्टर से रुजू करें।